नमस्कार जोहार। मैं डॉक्टर रानी LBSL कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, इस वीडियो में अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाओं को वर्णित किया गया है। सबसे पहले इस ग्रुप में पहली परिभाषा है परंपरावादी परिभाषाओं के अंतर्गत हिक्स के अनुसार परिभाषा। इन्होंने कहा कि मुद्रा की परंपरावादी परिभाषाएं उसके कार्यों के आधार पर की जाती हैं। कोई भी वस्तु जिसका मुद्रा की तरह प्रयोग किया जाता है वो मुद्रा है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अर्थात मुद्रा के परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा के अंतर्गत नोट, सिक्के अर्थात करेंसी तथा बैंकों में मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट आदि को शामिल किया जाता है। मांग जमा उस जमा को कहते हैं जिसे चेक द्वारा किसी भी समय बैंक से निकलवाया जा सकता है। इसलिए इस परिभाषा के अनुसार हम मुद्रा को कह सकते हैं कि मुद्रा का मतलब करेंसी और मांग जमा दोनों का योग होता है। मुद्रा बराबर करेंसी और मांग जमा का योग। करेंसी मतलब अपने पास जो कुछ भी रखे हैं, नोट है, सिक्का है, कुछ भी है, ठीक है। सिक्का या नोट दोनों में से कुछ भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। इसके साथ साथ मांग जमा अर्थात हमारा बैंक में जो कुछ भी पैसा रखा हुआ है, जो कुछ भी अमाउंट हमारा रखा हुआ है, मनी मेरी जो कुछ भी रखी हुई है, एक चेक के माध्यम से जब उसको हम किसी भी समय निकाल सकते हैं तो वो भी हमारी मुद्रा कहलाएगी। अर्थात मुद्रा में जो कुछ मेरे पास है करेंसी या नोट के रूप में या सिक्के के रूप में, और जो बैंक के पास है, उन सबको अगर हम मिला कर के बोले तो वही हमारी मुद्रा कहलाती है। और साथ ही साथ ये मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा का काम क्या होता है? सेवा। इसके बदले में ये एक साधन है और इसके द्वारा हम किसी भी अपने काम को करा सकते हैं। उससे हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं, कोई सेवा खरीद सकते हैं। अर्थात इसको एक साधन के रूप में हम प्रयोग में ला सकते हैं, वही हमारी मुद्रा कहलाती है। इसके बाद शिकागो दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की जो परिभाषा होती है, इस परिभाषा को मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया, ठीक है। मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी निवास है। क्रय शक्ति के अस्थायी निवास के रूप में कार्य करने के लिए मुद्रा के अंतर्गत करेंसी तथा मांग जमा के साथ साथ सावधि जमा, जिसे टाइम डिपॉजिट को शामिल किया जाना चाहिए। सावधि जमा को नकद मुद्रा में बिना किसी हानि, असुविधा और विलंब से बदला जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ये सावधि जमा क्या होता है? ये टाइम डिपॉजिट, हम जब किसी एक निश्चित समय के लिए कुछ पैसा बैंक वगैरह में जमा कर देते हैं, ठीक है। उसका एक निश्चित समय होता है और उस समय के बाद उसको हम निकाल सकें, तो वो जो जमा करने की प्रक्रिया होती है उसी को हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं या सावधि जमा कहते हैं। तो इन्होंने तो कह दिया पहली परिभाषा में कि मुद्रा केवल हम उसे ही कहेंगे जो हमारे पास नोट हैं, सिक्के हैं या जो करेंसी हैं, और जो हमारा बैंक में जमा है उसको हम किसी भी समय चेक के माध्यम से भुगतान करके वापस ले सकें, वो मुद्रा है। लेकिन नहीं, इनके अनुसार क्या है कि ये दोनों, करेंसी तो है ही मुद्रा, मांग जमा भी मुद्रा है, साथ ही साथ जो टाइम डिपॉजिट है वो भी हमारा मुद्रा ही है। टाइम डिपॉजिट को हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित अमाउंट जब वो बैंक में जमा कर देता है और उस तिथि के पूरा होने के बाद, उस समय के पूरा होने के बाद जब उस अमाउंट को वापस लेता है तो उसी को सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट का नाम दिया जाता है। जमा करते समय जो खाताधारी होता है उसको एक कागजी मुद्रा दी जाती है, एक पत्र मुद्रा दी जाती है, जिसपे समय, देने का समय, लेने का समय, कितना प्रतिशत उस पर ब्याज उसको मिलेगा वो अंकित होता है, कितना अमाउंट वो दे रहा है वो अंकित होता है,
और कुछ उस पर बातें बैंक के विषय में लिखी होती हैं, उसी को फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसका जो नेचर होता है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक फिक्स डिपॉजिट सिर्फ आप एक ही बार जमा कर सकते हैं और एक ही बार आप उसको निकाल सकते हैं। ये भी आपके मुद्रा का ही एक रूप होता है। तो शिकागो के अनुसार मुद्रा को हम क्या कहेंगे कि मुद्रा के अंतर्गत सिर्फ करेंसी या सिक्के होंगे, साथ ही साथ मांग जमा होगा और इसके साथ साथ जो सावधि जमा होगा वो भी हमारा मुद्रा का ही एक रूप है। इन तीनों को अगर हम एक साथ सम्मिलित कर दें, ये मुद्रा की परिभाषा को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। बात समझ में आई? अब गुरले तथा शा का दृष्टिकोण क्या कहता है? इन्होंने कहा क्या कि मुद्रा, इससे पहले हम इस परिभाषा को बताने से पहले आपसे एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि जो शिकागो दृष्टिकोण है उसमें एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिकागो दृष्टिकोण के अनुसार शिकागो दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है? तो शिकागो दृष्टिकोण के प्रतिपादक प्रोफेसर फ्रीडमैन हैं, जिनका नाम प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन, पूरा नाम प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन है और शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन हैं। इस नाम को याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं गुरले तथा शा का दृष्टिकोण। इनका दृष्टिकोण क्या है? ये इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन जे.जी. गुरले तथा ई.एस. शाह ने अपनी पुस्तक मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस में किया है। मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस। शिकागो दृष्टिकोण में मुद्रा के अंतर्गत करेंसी, मांग जमा, समय जमा को शामिल किया गया है, जबकि इस दृष्टिकोण में इन तीनों के अतिरिक्त गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के ऋण पत्रों, बचत जमा, शेयर तथा बॉन्ड्स आदि को भी शामिल किया गया है। अर्थात अब गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ के अंतर्गत क्या आता है? बचत तथा ऋण समितियां, जीवन बीमा निगम, बचत बैंक आदि को भी शामिल किया गया है। इनके अनुसार मुद्रा की परिभाषा में कुछ और चीज़ों को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे नोट या सिक्का या करेंसी कह लीजिए, इसके साथ साथ मांग जमा, सावधि जमा, साथ ही साथ गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के ऋण पत्र, इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, डिबेंचर्स, सेविंग बैंक्स, डिपॉजिट, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, इन सब को मिला करके मुद्रा की परिभाषा को परिभाषित किया गया है कि मुद्रा केवल करेंसी, मांग जमा, सावधि जमा ही नहीं है, बल्कि गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के ऋण पत्र, बचत जमा, शेयर तथा बॉन्ड्स आदि भी मुद्रा के ही रूप हैं। अब चौथी और आखिरी, केंद्रीय बैंकिंग के अनुसार केंद्रीय बैंकिंग को रैडक्लिफ दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है कि रैडक्लिफ दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की परिभाषा बताइए। तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रैडक्लिफ दृष्टिकोण अर्थात केंद्रीय बैंकिंग के अनुसार मुद्रा की परिभाषा कि मुद्रा से अभिप्राय विभिन्न साधनों द्वारा दी गई साख से है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा के अंतर्गत करेंसी, मांग जमा, समय जमा, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों तथा असंगठित संगठनों द्वारा जारी की गई कुल साख को शामिल किया गया है। अर्थात इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुद्रा का मतलब होता है करेंसी, मांग जमा, सावधि जमा, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के ऋण पत्र, बचत जमा, शेयर तथा बॉन्ड्स प्लस असंगठित क्षेत्रों की साख। ये सारी चीज़ें जब हम एक साथ
इकट्ठा कर देते हैं तो वो एक मुद्रा का रूप बन जाती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा तथा अन्य वित्तीय साधनों में समानता पाई जाती है, इसलिए कुल साख को मुद्रा में शामिल किया जाता है। ये केंद्रीय बैंक या रैडक्लिफ दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की परिभाषा है। इस तरह से ये परिभाषा केंद्रीय बैंक अधिकारियों में सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा सिद्ध हुई है और इस प्रकार संपूर्ण परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए एक उचित परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संबंध के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा की एक अच्छी परिभाषा वैन ट्रोब ने भी इस प्रकार से दी है कि सामाजिक दृष्टिकोण से मुद्रा से अभिप्राय उन्हीं तरल परिसंपत्तियों अथवा करेंसी और बैंकों की मांग जमा से है जो किसी स्थान पर विनिमय के माध्यम के रूप में चलन में है। इस प्रकार से ये सारी परिभाषाएं मुद्रा से संबंधित हैं। अब अगले वीडियो में इन सभी परिभाषाओं के आधार पे हम मुद्रा के कुछ लक्षण निकालेंगे। जो परिभाषाएं दी गई हैं, इन्हीं परिभाषाओं को अगर हम थोड़ा फिल्टर करें तो मुद्रा की विशेषताएं हमको मिल जाएंगी या मुद्रा के हमें कार्य भी मिल सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।